मुझे इससे बात करते हुए 8 दिन गुजर गए थे। इसकी आवाज़ ऐसी अजीब थी कि मैं तो उसकी आवाज़ में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींद ही उड़ा के रख दी थी। कौन कहता है कि मर्द ही औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मर्द उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उसकी आवाज़ की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वे रात अपनी बातों पर रस मेरे कानों में घोलता रहे और मैं उसकी बातों को सुनती। मेरी उम्र 17 साल की थी और मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। नई नई जब कॉलेज में गई तो तब से लड़कियों की बातों ने तो मेरी दिलचस्पी से पढ़ाई हटा दी थी और दूसरी तरफ कर दिया था। मेरे दोस्तें अक्सर मुझे अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियाँ सुनाती थी। बड़ी दिलचस्पी से मैं उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त परी मुझसे कहने लगी कि तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो, अपनी भी तो कोई बातें सुना दिया करो। उसकी बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी बात है, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से कहा था, कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हो। मैंने कहा कि मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। सच तो ये था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वह मुझे कहने लगी, तुम तो पागल हो, अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास क्या करो। अब वह दूर नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहें। जब तक लड़कों को लड़कियों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता वह भी आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद मैं घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि परी की बात ठीक है। मेरी सब दोस्तों की किसी न किसी के साथ दोस्ती है, किसी के अपने कजिन के साथ अफेयर चल रहे हैं तो किसी के मोहल्ले में, और एक मैं हूँ। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे माँ पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं जिस उम्र के हिस्से में थी मुझे अपनी माँ की तवज्जो की ज़रूरत थी ताकि वे मुझे अच्छा और बुरा समझा सकें, लेकिन उनके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरे पापा और माँ दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वे घर आते तो मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा अपने कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी, लेकिन यह मौका मुझे नहीं मिलता। जब मैं 10th में थी तो मेरी दिलचस्पी अपनी पढ़ाई पर थी, लेकिन कॉलेज में रोमांटिक नॉवल पढ़ने लगी थी। अपने दोस्तों से छुप छुप कर मैं रोमानी रसीले नॉवल लेकर आई थी, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के सीन पढ़कर मेरे दिल में कुछ अलग से जज्बात उभरने लगते थे। कई बार तो हीरो हीरोइन के ऐसे ऐसे सीन लिखे होते थे जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ किसी आदमी की थी। आवाज़ क्या थी, जादू था उस शख्स की आवाज़। इसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाहकर भी फ़ोन नहीं बंद कर पाई। वे मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था कि क्या यह शैला का नंबर है। मैंने कहा जी नहीं। फिर कहने लगा कि फिर किसका नंबर है। उसके सब सवाल पर मुझे फ़ोन बंद कर देना चाहिए था, यह कह देना चाहिए था कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा यह परी का नंबर है। मेरी ये बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करेंगी। यह सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार लगाम घोड़े की तरह भागी थी। ना मैंने उसे कोई जवाब दिया, ना ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन बंद कर दूं। मुझे अपनी दोस्त मीरा की बात याद आने लगी कि अगर ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ी हुई कहानी का एक सीन याद आने लगा जहां हीरो हीरोइन की मोहब्बत की दास्तान एक टेलीफोन से हुई थी। मैंने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूं तो दोस्ती क्यों करूं। मैंने जानबूझकर बात बढ़ाई थी। वे कहने लगा, इसलिए तो कह रहा हूं कि दोस्ती कर लीजिए, दोस्ती करेंगी तो तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। मैंने कुछ नखरे दिखाने के बाद उससे दोस्ती करने की हामी भर ली। मैं बेहद खुश थी। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे कि मैंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। बहरहाल गुनाह की ऐसी ही बुरी चीज़ होती है, जितना गुनाह करने लगो उसे करने में मज़ा आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है। मुझे अभी 8 दिन ही उस शख्स से बात करते हुए थे कि उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूं। कहने लगा कि अपनी तस्वीर व्हाट्सएप करें, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि जैसी तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है तुम भी बहुत खूबसूरत होंगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने सोचा कि मुझे मीरा से पूछना चाहिए। मैंने अगली रोज़ कॉलेज में झिझकते हुए मीरा को अपना हमराज बना लिया।
मेरी बात सुनकर वे बेहद खुश थी। कहने लगी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे यही तो दिन होते हैं हवाओं में उड़ने के और मज़े करने के। कहने लगी कि तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा कि बस मुझे ये डर है कि मैं अपनी तस्वीर भेजना मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ से मेरा दोस्ताना माहौल ना था कि अपनी हर बात उनको कह सकती हूँ। वह तो कुछ सुनती ही नहीं थी, ना कभी मेरे पास बैठती थी। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठती तो वह अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मुझे पकड़ा देती और कहती कि और ज़रूरत हो तो बता देना। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती। मेरे माँ बाप बस खाने के दौरान ही मुझसे कुछ देर बात करते थे और वह भी ये कहकर कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक है, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरी माँ की मुझसे बस यही रिश्ता है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ मंगा सके और पूरी कर दे, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था। मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए वक्त ना था। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस शख्स के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरा उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वे कहने लगा कि देखा, मुझे मालूम था कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। मैंने भी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा कि तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने लाइव आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वह मुझे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैं ब्लश हो जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में मैं धीरे धीरे मैं इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था कि उसके बगैर मैं जी ही नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरे होश उड़ाने लगी थी। चंद दिनों बाद ही मेरी ग्रेजुएशन के पेपर होकर अब मैं सेकंड ईयर में आ गई और मेरी उम्र भी 18 की हो गई। जब मैंने उसको बताया कि मैं 18 की हो गई हूँ तो कहने लगा कि मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैं पता बताने से कतराने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कोई डर ज़रूर होता था, लेकिन जब भी मैं मीरा को से राय मांगती वह कहती कि दे दो, वह तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें इसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने इस शख्स को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वे दिन के वक्त तोहफा भेजे क्योंकि शाम में मेरे बाबा आ जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन बाद मिल जाएगा। मुझे शिद्दत से इसके तोहफे का इंतज़ार था। उस वक्त ही एक शख्स दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैं फ़ौरन से दरवाजे के पास भाग कर गई और पूछा कि कौन है, तो कहने लगा आपका तोहफा आया है। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। अब एक 50 से 55 साल के लगभग आदमी था। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। मैंने वे गिफ्ट पकड़ लिया। वह आदमी मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि मैं नर्वस हो रही थी। मैंने नर्वस से उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वह तोहफा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़ के रह गए। वह एक खूबसूरत मैक्सी थी जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन इसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वह मैक्सी तो बहुत पसंद आई, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने वह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो पूछेंगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं भी यही सोच रही थी कि जब मेरे मोबाइल पर बेल बजने शुरू हो गई, देखा तो राहुल का नंबर था। इस लड़के का नाम राहुल था। मैंने फ़ौरन से मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया और कहने लगा तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया। मैंने कहा हाँ, तोहफा बहुत पसंद आया। कहने लगा तो फिर तोहफा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। ये सुनकर तो मैं घबरा गई। मैंने कहा तुम कैसे देख सकते हो। वह कहने लगा वीडियो कॉल पर देखो, इनकार मत करना वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पहली बार जब इसे फेस टू फेस देखना था, दिल में तो मेरे भी बहुत बेचैनी थी कि मैं भी उसे देखूंगी वे कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो अंधेरे कि शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है, तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्द ही दिखाऊंगा। वे मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा मैंने जितना भी ख्याल सोचे थे तुम्हारे बारे में कि तुम कपड़ों में ऐसी लगोगी, तुम वैसी ही लग रही हो, लेकिन मेरे सारे ख्याल तुम्हारे हुस्न के सामने कुछ नहीं है। मैं ये सुनकर शर्मा गई। वह फिर कहने लगा अपना दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने इनकार कर दिया। वे कहने लगा आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वह करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा तो मैं कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा।
तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। उसके बाद वह मुझसे जो जो कहता रहा मैं वही करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया और अपने कपड़े जल्दी से बदल लिए और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ बाप ऑफिस से वापस आए थे। मैं कुछ घबरा सी गई थी। मुझे घबराए हुआ देखकर वे कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही बात टाल दी। उन दिनों मेरी माँ ने मुझे कहा, तुम्हें किसी के घर दावत में जाना है, तैयार हो जाओ। काफ़ी शानदार दावत का इंतज़ाम था, जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ शायद पहली बार ही गई थी, वरना वह लोग अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। काफ़ी अच्छी तरह दावतें होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी माँ ने कुछ मुझसे कहा तो मैं हक्का बक्का होकर उनको देखती रह गई। कहने लगी कि दावत पर मौजूद मेरे बाबा के एक दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है और मेरी माँ बहुत जल्द मेरी मंगनी उससे कर देंगी। यह सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, लेकिन रिश्ता तुम्हारा यही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वे लोग बहुत अमीर हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन इस वक्त शायद बात मेरे बस से बाहर निकल चुकी थी। मैं तो इस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसी से शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए, मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये ना जाने किन मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए यही कहती रही कि मैं इसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को राहुल का फ़ोन आया, मैंने सारी बातें से बता दी। ये सुनकर राहुल कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, राहुल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे माँ बाबा नहीं मानेंगे। वे कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा, वह भी फ़ोन पर। यही वकील बुला लूँगा। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कमरे में लॉक कर दिया गया है, मैं घर से भाग नहीं सकती। वे कहने लगा, फ़ोन पर ही मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे भी शादी हो जाती है। मुझे तो ऐसी बात का भी नहीं पता था, इसलिए मुझे यही हाल नज़र आया। क्यों, ऐसे तो मेरे माँ बाप कभी ना मानते। अगले दिन वीडियो कॉल पर ही मेरी राहुल से शादी हो गई, लेकिन इसे मैंने अभी नहीं देखा था। सिर्फ वकील ही मुझे नज़र आया था, जिसके सामने मैंने अपनी शादी को कबूल किया था। शादी होते ही फ़ोन कट चुका था। रात को जब कॉल आई तो राहुल कहने लगा कि तुम अपने माँ बाप से झगड़ा ख़त्म कर लो, कह दो कि तुम्हें रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद ख़त्म हो जाए। मुझे भी राहुल की बात ठीक लगी। मैंने यही किया। अगले दिन अपनी माँ से कह दिया कि मुझे उनके लिए रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी माँ ये सुनकर खुश हो गई। मुझे गले से लगा कर कहने लगी कि जो फैसला हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा बेटा, बाद में तुम खुद यही कहोगी। मैंने जो कदम उठाना था वह मैं उठा चुकी थी। कुछ दिन में मेरे बाबा के दोस्त और उनकी बीवी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना कर चले गए। मेरे माँ बाप मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए। एक दिन ऑफिस गए थे कि उनके पीछे एक डिलीवरी वाला आ गया। मैं जानती थी इस डिलीवरी वाले के हाथ में मेरी शादी के पेपर्स हैं, जिसे हर हाल में मुझे साइन करके इस आदमी को वापस देने थे। मैंने साइन कर दिए। कहने लगे, आपको अपनी कोई आईडी का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने अपनी आईडी का नंबर भी बता दिया। एक दिन पहले ही मेरा आईडी कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना आईडी कार्ड को देखकर नंबर बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी, इसे अपने मोबाइल से मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैंने एक तस्वीर खींची और फिर उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और वह सारी चीज़ों को लेकर वापस चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे। कुछ दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। जब रात के वक्त हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बाबा ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मेरे बाबा इससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और माँ भी बाहर आ गए। मैंने पहले इस आदमी को नहीं देखा था। वह कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। इसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। वह राहुल की आवाज़ थी। तो क्या राहुल एक 50 साल का आदमी था? इस सोच ने मुझे जागने पर मजबूर किया था। इसने वह शादी और वह वीडियो भी दिखा दी जिसमें मैंने शादी को स्वीकार किया था। मेरे माँ बाप तो रोने लगे। मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्ल देख रही थी। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन ये सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी में किया था।
इसलिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप कहने लगे, दफ़ा हो जाओ इस आदमी के साथ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं किसी बेजान वजूद की तरह इस आदमी के साथ अपने घर से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी, इसने फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तो यही थी वह मोहब्बत जिसके खातिर मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया था। ये था वह शख्स जिसके खातिर मैंने अपनी हस्ती बस्ती इज्जतदार ज़िंदगी को ठोकर मार दी थी। मैं तो शायद इसकी बेटी से भी कम उम्र की होंगी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि यह आदमी शादीशुदा है या बिना शादीशुदा। जो इसकी उम्र थी लेकिन शादीशुदा होगा, मेरी इसके घर में क्या अहमियत हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी हुई तो इसके साथ ही घर में दाखिल हुई थी। पूरा घर खाली था। मुझे कमरे में ले गया। आज इसने मुंह से मुझे अपनी तारीफ बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब बात यह थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं बनाया। वह मुझसे दूर ही रहता था। 1 महीना लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया कि वह आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। बहरहाल मैंने मोहब्बत उसी के साथ की थी। शादी भी हो चुकी थी, अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसलिए चाहती थी कि मैं भी वैसी ज़िंदगी गुजारूं जैसे सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती हैं। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मुझसे मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बार वह हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। 1 महीने से मैं राहुल के साथ इसके घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भतीजा उससे मिलने आ गया। मैं उस वक्त किचन में थी, खाना बना रही थी। राहुल ने दरवाज़ा खोला तो 20 साल का नौजवान घर में दाखिल हुआ और राहुल के साथ गले लगा और रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। चाचा, मैंने इसे दिलो जान से चाहा था, इसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन ना जाने में किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो राहुल की मेरी तरफ पीठ थी। उसका भतीजा उसके गले लगा हुआ था जो मेरे सामने था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ? मैं उसे देखने लगी। वह राहुल से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। राहुल कहने लगे, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर वह और राहुल गौर से देखने लगा। कहने लगा, आपकी बीवी? राहुल उसे अपने कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह नौजवान मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार इस नौजवान को देखा था। राहुल के कमरे से इतनी तेज़ बातों की आवाज़ आ रही थी, मैं फ़ौरन से इसके कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ गए। वह राहुल से कहने लगा, चाचा, ये वह है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने ही इससे फ़ोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। आप मेरी इस मोहब्बत से वाकिफ़ भी थे, फिर क्यों आपने ऐसा किया? यह कहकर वे रोने लगे। राहुल कहने लगे, जब तुमने मेरे हाथ इस लड़की को गिफ्ट देने भेजा था, इसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। इसलिए बेईमानी से मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाल ली। इस लड़की का नंबर मुझे एकदम मिल गया था और तुम्हें इसका नंबर याद न था। इसलिए वीडियो कॉल पर जब मैंने इस लड़की का हुस्न देखा तो सोचा कि तुम तो जवान हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल सकती है। तुम्हारी और मेरी आवाज़ भी मिलती थी, इसलिए तुम्हारा अधूरा इश्क मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस लड़की का बाप तुम्हारे बाबा का दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता इससे तय कर चुका है, तो मैं परेशान हो गया। इसलिए चुपके से इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन क्योंकि मैं नामर्द हूँ, बीवी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वह मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए मेरी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार लेगी। लेकिन तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आज तक तुम लोगों की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ देता आ रहा हूँ। आज तुमसे अपनी ज़िंदगी की खुशी मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। राहुल इसके सामने हाथ जोड़कर रोकर मिन्नतें कर रहा था और मैं यूं थी कि मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी जिसे चाचा भतीजा ने मिलकर खेल खेला था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे बाबा ने मेरे लिए अच्छा सोचा था। मैं ये सब सोचने लगी कि काश मेरी माँ मुझे अच्छे बुरे के बारे में समझाती। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो प्यार को ही सब कुछ समझ बैठती हैं, माँ पापा को कुछ नहीं समझती। माँ बाबा की खुशी में खुश रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।